प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज मैं एमएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत आपको वीडियो लेकर के आया हूं। उसमें मेरा विषय है अध्यापक शिक्षा, टीचर एजुकेशन, और आज का मेरा टॉपिक रहेगा शैक्षिक अभिमुखता का शिक्षक एवं शिक्षा पर प्रभाव। शैक्षिक अभिमुखता का शिक्षक एवं शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो कौन कौन सी प्रमुखताएं जिनका शिक्षक एवं शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है। ऐसी कौन सी प्रमुखताओं के कारण हम शिक्षा को प्रभावित कर सकते हैं, किस प्रकार छात्रों के लिए हितकर होती है। ऐसी भी कौन कौन सी व्यवस्थाएं जहां पर शिक्षा की व्यवस्था को हम और अच्छा बना सकते हैं, इनके बारे में आज हम गहनता से चर्चा करेंगे। आशा है, पूर्ण विश्वास है आप इस वीडियो को धैर्यपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। मैं रोजाना आपको सिलेबस के अनुसार आपको नई नई वीडियो लेकर के आता हूं। कोटा विश्वविद्यालय कोटा के अनुसार जो एमएड का सिलेबस बनाया गया है, उसके अंतर्गत मैंने कई वीडियो आपको भेजे हैं और ये वीडियो आपको विषय वस्तु के अनुसार अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने के लिए एवं विश्वविद्यालय में अपना मेरिट में अच्छा स्थान बनाने के लिए आप इनको सुने और देखें, क्योंकि महाविद्यालय ने आपको ऑनलाइन व्यवस्था के अंतर्गत आपको ये सुविधाएं प्रदान की है। इन सुविधाओं का आप लाभ उठाएं। तो अभिमुखताओं की अगर हम बात करें तो शिक्षक एवं शिक्षा पर गहन प्रभाव इसका पड़ता है, जिसमें हम छात्र अध्यापकों के व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। छात्र अध्यापकों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए भी हमें इन प्रमुखताओं को ध्यान देना जरूरी हो जाता है। जो हमारे छात्र अध्यापक हैं, जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं, उनके व्यवहार में भी परिवर्तन शिक्षा के द्वारा हम ला सकते हैं। ऐसी प्रमुखता भी हमें शिक्षा में दिखाई देती है। शिक्षा के प्रति हमारा झुकाव किन किन चीजों को लेकर के हम चलते हैं, तो छात्र अध्यापकों व्यवहार में हम शिक्षा से परिवर्तन ला सकते हैं। ऐसा ज्ञान उनको प्रेषित करें, ऐसी विषय वस्तु उनको दें, ऐसे व्यवहारिक ज्ञान उनको प्रदान करें, ताकि भावी जीवन में वो अपना व्यवहार में परिवर्तन आए, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन ला करके समाज में ठीक प्रकार से अपना स्थान बना सके, ठीक प्रकार से अपनी योग्यता बढ़ा सके। ऐसे छात्र अध्यापकों में व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए भी हमें शैक्षिक विमुखताओं का ध्यान शिक्षक शिक्षा की ओर देना चाहिए, ताकि हम छात्रों के शिक्षा के द्वारा सामाजिक तौर पर अच्छे नागरिकों के गुण विकसित कर सके, अच्छे चारित्रिक गुण विकसित कर सके, अच्छे सामाजिक गुण विकसित कर सके, अच्छे व्यवहारिक गुण विकसित कर सके। इन सारे गुणों में परिवर्तन लाने के लिए हमें इन प्रमुखताओं की ओर इसमें ध्यान देना चाहिए। दूसरा है निदानात्मक शिक्षण की व्यवस्था। निदानात्मक शिक्षण की भी व्यवस्था इसके अंतर्गत की गई है। जो भी कठिनाई है शिक्षण में, जो भी हमें कठिनाई आती है, उनका निदानात्मक रूप में भी इसकी व्यवस्था हम कर सकते हैं। इन प्रमुखताओं को लेकर के हम चलते हैं, क्योंकि कई प्रकार की शिक्षा के अंतर्गत कठिनाई आती रहती है। जब विद्यार्थी विद्यालय में जाते हैं, अध्ययन करते हैं, कई प्रकार की कठिनाई आती है। अध्यापक की नियुक्ति जब विद्यालय में नए विद्यालय में होती है, तो उनको कई प्रकार की कठिनाई आती है। तो निदानात्मक शिक्षण व्यवस्था जो हम किस प्रकार से उनका उपचारात्मक कार्य हम का कर सकते हैं, उनका निदान कर सकते हैं, कठिनाइयों को किस प्रकार से हम दूर कर सकते हैं, ऐसी शिक्षण व्यवस्था की ओर भी हमें ये जो अभिमुखता है वो ध्यान देते हैं, और उनका भी हमें प्रभाव उन पर दिखाई देता है कि हम ठीक समय पर उनका निदान करें, ताकि शैक्षिक कठिनाइयों को हम समय समय पर दूर कर सके और शिक्षण की अच्छी व्यवस्था हम दे सके। जो भी शिक्षण व्यवस्था में विषय वस्तु से लेकर के छात्र अध्यापकों को लेकर के या अध्यापकों को लेकर के या
विद्यालय की व्यवस्थाओं को लेकर के कई प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती है, उन कठिनाइयों का निदानात्मक हम व्यवस्था करें ताकि हम शिक्षण की व्यवस्था इनके प्रति हम ठीक प्रकार से बना सके। ऐसी व्यवस्था भी हमें शिक्षा पर प्रभाव की दृष्टि से दिखाई देती। अगला है छात्राध्यापकों की प्रयोग में रुचि। छात्र अध्यापकों के प्रयोग में रुचि भी इसके अंतर्गत हमें दिखाई देती है। जो भी छात्र अध्यापक है, जो भी हमें प्रशिक्षण ले रहे हैं, उनके प्रयोग में रुचि इसमें दिखाई देती है। जो भी शिक्षण अभ्यास का कार्यक्रम वो करते हैं या पढ़ाने के लिए जाते हैं या अपने अभ्यास का प्रयोग विद्यालय में करते हैं या छात्र अध्यापक छात्रों को पढ़ाते हैं, तो छात्र अध्यापकों के प्रयोग में रुचि कितनी है, इसका भी प्रभाव हमें देखने को मिलता है। अगर विषय वस्तु अच्छी है तो ठीक प्रकार से छात्र अध्यापक छात्रों को ठीक प्रकार से अध्ययन कराएंगे, छात्रों को ठीक प्रकार से ज्ञान प्रेषित करेंगे और उनमें रुचि जागृत हो। छात्र अध्यापक अपनी विषय वस्तु का ठीक प्रकार से प्रयोग कर रहा है या सहायक सामग्री बना करके प्रयोग कर रहा है तो रुचि उत्पन्न होगी। शिक्षण में रुचि उत्पन्न कराना भी हमारा कार्य कहलाता है। इसलिए छात्र अध्यापक के प्रयोग में रुचि भी इसमें उत्पन्न होती है। हमें सक्रियता बनाना है, छात्रों या छात्र अध्यापकों को दोनों को उनको सक्रिय करना है, क्रियाशील बनाना है, निष्क्रिय श्रोता नहीं बनाना कि वह अध्यापक की बातों को सुने। हमें क्रियाशील बनाना है, हमें हमेशा जुड़ाव उनका रखना है, जुड़े हुए हमेशा क्रियाशील वो रहे और निष्क्रिय नहीं रहे, सक्रिय रूप से वो कार्य करें। इसलिए छात्र अध्यापकों को प्रयोग में जो रुचि है वो उत्पन्न करने के लिए भी ये व्यवस्था हमारे जो अभिमुखताओं में बताई गई है, जो शिक्षक एवं शिक्षा पर प्रभाव की दृष्टि को देखने को मिलती है कि छात्र अध्यापकों के प्रयोग में रुचि हमारी होनी चाहिए। अगला है छात्र अध्यापकों में कौशल विकास की योग्यता। और छात्र अध्यापकों में कौशल विकास की योग्यता भी हमें विकसित की जाती है। विभिन्न प्रकार के कौशलों का विकास भी इसके अंतर्गत हमें किया जाता है। जब छात्र अध्यापक प्रशिक्षण ग्रहण करते हैं, प्रशिक्षण के लिए 1 वर्ष 2 वर्ष के लिए वो प्रशिक्षण के लिए अपनी ट्रेनिंग करते हैं, उसके अंतर्गत विषय वस्तु के अनुसार हमें अध्यापकों को उन कौशलों का विकास की योग्यता हम प्रेषित करते हैं ताकि वो एक एक कौशलों को धीरे धीरे सीख जाए और ठीक प्रकार से कौशलों को प्राप्त करते हुए शिक्षा के उन उद्देश्यों को प्राप्त कर सके, शिक्षा के उन सिद्धांतों को प्राप्त कर सके, ताकि उन कौशलों को प्राप्त करते हुए अच्छी शिक्षा व्यवस्था वो दे सके। भावी अध्यापक जब बने, अध्यापक बन करके कहीं जाए तो वो ठीक प्रकार से कौशलों को विकास करते हुए अपना शिक्षण कार्य वो करवाए, अध्यापन कार्य वो करवाए, ताकि उनमें कौशलों के विकास की दृष्टि से योग्यता उत्पन्न हो सके। हम जब ट्रेनिंग बच्चों को देते हैं या प्रशिक्षण बच्चों को देते हैं तो कई प्रकार की कौशलों का विकास उनको करवाते हैं। जैसे प्रस्तावना कौशल का ज्ञान उनको देते हैं, प्रश्न कौशल का ज्ञान उनको देते हैं, उदाहरण कौशल का ज्ञान हम उनको देते हैं, या कई प्रकार से और अन्य जैसे आप व्याख्या कौशल है, विभिन्न प्रकार की अन्य और जो भी कई प्रकार की कौशल होते हैं उनको हम प्रदान करने की कोशिश करते हैं कि वे ठीक प्रकार से अपने शिक्षण व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सके और अच्छे कौशलों का निर्माण करते हुए छात्रों को ठीक प्रकार से एक एक कौशलों को धीरे धीरे सिखा सके। प्रश्नों को किस प्रकार से बनाना चाहिए, किस प्रकार से प्रस्तावना प्रश्न पूछना चाहिए, प्रश्नों के उत्तर हमें किस प्रकार से प्राप्त करना चाहिए, किस प्रकार से हम सरल से कठिन की ओर प्रश्न बनाने चाहिए, तो ये किस प्रकार से हमें पुनर्बलन कौशल का प्रयोग करना चाहिए, किस प्रकार से हम प्रस्तावना प्रश्न में प्रश्न को पूछें, प्रश्न कौशल में किस प्रकार के प्रश्न हमें बनाना चाहिए, सरल से कठिन की ओर बनाने चाहिए, किस प्रकार से हमें प्रश्न पूछने का तरीका हमारा होना चाहिए कि पीछे बैठे वाले छात्रों को भी वो प्रश्न समझ में आ जाए, हमें सभी छात्रों को प्रश्नों का वितरण ठीक प्रकार से करना चाहिए। ऐसे अन्य प्रकार कई प्रकार के कौशल हैं, उन कौशलों को हम छात्र अध्यापकों को धीरे धीरे सिखाते हैं ताकि शिक्षा की दृष्टि से या प्रशिक्षण की दृष्टि से जो भी एक एक बिंदु हमारे शिक्षा की दृष्टि से बताए गए उनको पूर्ण रूप में प्राप्त करें और अच्छे शिक्षक बन करके वो समाज में जाए तो हमारे अच्छे विद्यार्थियों का वो निर्माण करेंगे और देश के लिए वो कारगर सिद्ध होंगे। इसलिए हमें इन कौशलों के विकास की दृष्टि की योग्यता भी इनके द्वारा विकसित की जाती है। तो ये भी शिक्षा भी मुक्ताओं का शिक्षक एवं शिक्षा पर प्रभाव भी इनकी दृष्टि से पड़ता। इसलिए छात्र अध्यापकों में
कौशल विकास की योग्यता हमें उत्पन्न करनी चाहिए कि छात्र अध्यापक जहाँ भी वो ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिस महाविद्यालय में वो अपनी ट्रेनिंग ले रहे हैं, वहाँ पर अध्यापकों का परम उत्तरदायित्व कर्तव्य होता है कि वो विभिन्न प्रकार के कौशलों का ज्ञान उनको कराए। सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत छोटी छोटी पाठ्य योजना बना करके एक एक कौशलों को उनको सिखाएं ताकि पूर्ण रूपेण कौशलों का ज्ञान प्राप्त कर सके। व्याख्या कौशल है, प्रश्न कौशल है, प्रस्तावना कौशल है, उदाहरण कौशल है, कई प्रकार के कौशल होते हैं। उनको प्रश्न कौशल है, पुनर्वलन कौशल है, इन कौशलों को हमें सिखाना चाहिए ताकि वो ठीक प्रकार से उनका विकास कर सके। अगला है कक्षा कक्ष प्रबंधन की योग्यता। कक्षा कक्ष प्रबंधन की योग्यता भी हमें इसमें विकसित की जाती है। कक्षा कक्ष की प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए। हमारा जो भी कक्षा कक्ष होता है, जहाँ पर अध्यापक पढ़ाता है, विद्यार्थी उसमें बैठे रहते हैं, उस कक्षा कक्ष का हम प्रबंधन किस प्रकार से करें, उसकी व्यवस्था हम किस प्रकार से दें। कक्षा कक्ष का प्रबंधन की योग्यता भी छात्र अध्यापकों में होनी चाहिए। ये भी शैक्षिक प्रमुखताओं के अंतर्गत भी कई प्रकार का प्रभाव छोड़ते हैं, क्योंकि कक्षा कक्ष अगर व्यवस्थित होगा तो शिक्षा की व्यवस्था भी पूर्ण रूपेण ठीक प्रकार से होगी। इसलिए हमें प्रत्येक अध्यापक को चाहिए कि कक्षा कक्ष व्यवस्था जब वो पाठ्य योजना पढ़ाना चालू करे तो कक्षा कक्ष व्यवस्था उसको पूर्ण रूपेण सुव्यवस्थित होनी चाहिए, सुसज्जित होनी चाहिए। तो उसमें क्या आता है कि छात्रों की बैठक व्यवस्था किस प्रकार की, छात्र ठीक प्रकार से अपनी पंक्ति में बैठे या नहीं बैठे, छात्रों को एवं छात्राओं को अलग से बैठने की व्यवस्था है या नहीं, पर्याप्त छात्र छात्रा अध्यापकों में दूरी है या नहीं, या छात्र छात्रा या छात्र जब बैठे रहते, बच्चे बैठे रहते हैं, उनमें पर्याप्त गैप लेकर के बैठना चाहिए, दूरी बना करके बैठना चाहिए ताकि निकलने में कोई परेशानी नहीं आए। हमारी जो कक्षा कक्ष की व्यवस्था है उसका वातावरण ठीक प्रकार से होना चाहिए। उचित वातावरण में रोशनदान के अंतर्गत हमारी है या नहीं, सही प्रकार की रोशनी उसमें आ रही है या नहीं, ठीक प्रकार का कक्षा कक्ष का जो वातावरण आवाज तो नहीं आ रही। तो ये कई प्रकार का प्रभाव हमें इसमें देखने को मिलता है। इसलिए कक्षा कक्ष प्रबंधन की योग्यता अध्यापक में होनी चाहिए। जब तक ये योग्यता नहीं होगी हमारी पढ़ाई की व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं होगी। जो भी अध्यापक अपनी विषय वस्तु को लेकर, पाठ्य योजना को लेकर के जब कक्षा कक्ष में जाता है तो वो पूर्ण व्यवस्थित होकर के जाना चाहिए। अपनी पाठ्य योजना की तैयारी पूर्ण रूपेण उसको होनी चाहिए। अपनी सहायक सामग्री बना करके पहले से ही व्यवस्थित करके ले जानी चाहिए ताकि जब वो विषय वस्तु को पढ़ाए तो उस विषय वस्तु के अनुसार सहायक सामग्री का प्रयोग वो करें तो छात्रों को स्थायी ज्ञान की प्राप्ति उनको होगी और बिना समय लगाए हम उसका प्रदर्शन ठीक प्रकार से कर सकेंगे और छात्रों को ठीक प्रकार से विषय वस्तु समझ में आ जाएगी। इसलिए कक्षा कक्ष का प्रबंधन के अंतर्गत भी हमें सहायक सामग्री कहाँ पर लगानी है, किस प्रकार से सहायक सामग्री को टांगना है, कहाँ कैसे व्यवस्थित उसको करना है, किस प्रकार से प्रदर्शित उसको करना है, ये सब अध्यापक को आना चाहिए। यही तो कक्षा कक्ष प्रबंधन है। कक्षा कक्ष प्रबंधन के जो विकास की जो योग्यता है उनमें हमें आने चाहिए, किस प्रकार से हम उसका प्रबंधन करें। कक्षा कक्ष में जो वातावरण है वो शांत होना चाहिए। कोई कोलाहल छात्र तो नहीं कर रहे, उनको रोकना चाहिए। सभी छात्रों को प्रश्न का अवसर देना चाहिए, छात्रों को सक्रियता से जोड़ना चाहिए। निरस्ता की भावना कक्षा कक्ष में नहीं आनी चाहिए। तो ये कक्षा कक्ष प्रबंधन के अनुसार आती है। छात्रों को भी प्रश्न पूछने का अवसर देना चाहिए। अध्यापक भी विद्यार्थियों से प्रश्न पूछे और विद्यार्थी भी अध्यापक से प्रश्न पूछे। ये क्रिया प्रतिक्रिया चलती रहनी चाहिए, क्रियाशीलता चलती रहनी चाहिए, सक्रियता बना रहना चाहिए। तो ऐसी योग्यता का विकास भी हमें करना चाहिए। तो कक्षा कक्ष प्रबंधन की जो योग्यता का विकास भी हमें शैक्षिक अभिमुखता में देखने को मिलता है, इनका प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है। ये भी प्रमुखता में माना गया है। शिक्षकों में नवीन शिक्षण विधियों का प्रयोग की योग्यता और शिक्षकों में नवीन शिक्षण विधियों के प्रयोग की योग्यता का विकास भी इसके अंतर्गत है। जो भी शिक्षक होते हैं उनमें नवीन शिक्षण विधियों का प्रयोग हमारा आज विधि प्रविधि नवीन शिक्षण विधियों का प्रयोग होता हुआ जा रहा है। प्रत्येक अध्यापक नवीन विधि प्रविधियों के अनुसार शिक्षण करा रहे हैं, नए नवाचारों के अनुसार शिक्षण करा रहे हैं ताकि शिक्षकों में नवीन जानकारी उनको मिल सके,
नवीन तरीके से वो प्रयोग कर सके, नवीन शिक्षण विधियों को जान सके और नवीन शिक्षण विधियों के अनुसार विषय वस्तु को पढ़ा सके। ऐसी शिक्षण विधियों का ज्ञान भी अध्यापक को, शिक्षकों को होना चाहिए। तो शिक्षकों में नवीन शिक्षण विधियों के प्रयोग की योग्यता का विकास भी इनके द्वारा किया जाता है। अगर हम शिक्षा अभिमुखताओं की बात करें तो नवीन शिक्षण विधियों का प्रयोग की योग्यता इसमें विकसित की जाती है, नवाचारों की योग्यता विकसित की जाती है, विभिन्न विधि प्रविधियों की योग्यता विकसित की जाती है, कई प्रकार से ऐसी नई तकनीकी की योग्यता विकसित की जाती है ताकि अध्यापक इन तकनीकी से जुड़े और जुड़ करके और नया प्रयोग उनको छात्रों के समक्ष वो करें, छात्र अध्यापकों के समक्ष करें, तो वो नई ऊर्जा के अनुसार वो नई चीज़ों को सीखेंगे और अच्छी योग्यता उनमें विकसित होगी। ऐसी भावनाओं को लेकर भी शिक्षा के प्रभाव को हमें देखने को इस पर मिलता है। तो ये भी बात हमें सामने आती है। अगला है पुनर्वलन की योग्यता का विकास। पुनर्वलन की योग्यता का भी विकास इसके अंतर्गत हमारा किया जाता है। जो भी छात्र प्रश्नों के उत्तर सही देते हैं, अध्यापक द्वारा प्रश्न पूछे गए, उनको पुनर्वलन देना चाहिए, उनको शाबाशी के अनुसार पुनर्वलन देना चाहिए ताकि आगे पूछे जाने प्रश्न का भी ठीक प्रकार से वो उत्तर दे सके। इसलिए पुनर्वलन देना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो योग्यता का विकास करना भी इसके अंतर्गत आता है। ऐसी प्रभावशीलता इसमें देखने को मिलती है कि पुनर्वलन का भी विकास पर किया जाना, ऐसी योग्यता का विकास भी छात्र अध्यापकों में करना चाहिए। जब तक पुनर्वलन नहीं होगा तब तक वो आगे की तैयारी भी नहीं कर पाएगा। उनको ऐसा अनुभव होना चाहिए कि जो मैंने अध्यापक को जो चीजें बताई है वो ठीक प्रकार अध्यापक को लगी और मुझे उनके बारे में वो संतुष्ट हो गई और उनको शाबाशी प्रदान करनी चाहिए, या दोबारा कोई प्रश्न पड़े उसके उत्तर की प्रतीक्षा में करनी चाहिए। तो ऐसे पुनर्वलन की योग्यता का विकास की इसके अंतर्गत किया जाता है। परामर्श प्रदान करने की योग्यता का भी विकास में किया जाता है। परामर्श प्रदान करने की योग्यता अध्यापक का परम कर्तव्य होता है कि समय समय पर छात्रों को परामर्श दें। शैक्षिक अभिमुखताओं में अगर शिक्षा का अगर प्रभाव देखने को मिले तो शिक्षा में जो भी कमी आ रही है, जो भी हम कमी देखें, उनमें हमें परामर्श देना चाहिए। आजकल परामर्श की बहुत आवश्यकता होती है, गाइडेंस की बहुत आवश्यकता होती है। हम हमेशा कहते हैं कि हमें छात्रों को निर्देशन प्रदान करना चाहिए, परामर्श प्रदान करना चाहिए, सलाह हमें देनी चाहिए, गाइडेंस हमें देना चाहिए, निर्देशित हमें करना चाहिए। तो हमें परामर्श के लिए सलाह के रूप में हमें छात्रों को विभिन्न प्रकार की जो भी कार्य होते हैं, आपने देखा होगा अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटियों में या कॉलेजों में एक सेल बना दी जाती है जहाँ पर छात्रों को कोई कठिनाई होती है तो उनका कठिनाइयों का निवारण उनके द्वारा किया जाता, परामर्श प्रदान उनको किया जाता और उनकी योग्यताओं का विकास किया जाता। किस दिशा में छात्रों को जाना है उसके द्वारा हम काउंसलिंग उनकी करते हैं। काउंसलिंग के अनुसार ही उनको हम दिशा का चयन करवाते कि आपको इस दिशा में आगे बढ़ना है। इसलिए काउंसलिंग की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आज वर्तमान समय में छात्रों को काउंसलिंग की बहुत ज्यादा आवश्यकता हो जाती है, परामर्श की सबसे ज्यादा आवश्यकता, निर्देशन की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। इसलिए अध्यापक का परम कर्तव्य होता है कि हमें शिक्षा की दृष्टि से अगर देखें तो शिक्षा का प्रभाव हमें इसमें देखने को मिलता है। तो समय समय पर हमें परामर्श प्रदान करने की योग्यता भी इसमें विकसित की जाती है। छात्र अध्यापकों को भी परामर्श देना चाहिए, छात्रों को भी परामर्श देना चाहिए और भावी अध्यापकों को भी हमें परामर्श देना चाहिए। और इन परामर्श के द्वारा हम नई तकनीकी का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, नए शिक्षा के उन पहलुओं को जान सकते हैं जहाँ पर हमें उनकी योग्यता का विकास। अगला है छात्र निरीक्षण की योग्यता, और छात्रों का निरीक्षण की योग्यता भी इसमें विकसित की जाती है। और छात्र निरीक्षण का भी हमें योग्यता इसमें विकसित की जानी चाहिए कि समय समय पर छात्रों का निरीक्षण करते रहना चाहिए। समय पर अगर हम छात्रों का निरीक्षण करेंगे उनकी योग्यता का विकास भी इसके अंतर्गत किया जाएगा। इसलिए समय पर छात्रों का निरीक्षण हमें कर देना चाहिए। शिक्षा में संप्रेषण की योग्यता का विकास और शिक्षा में संप्रेषण की योग्यता का भी विकास होना चाहिए। जो भी शिक्षा है तो संप्रेषण की योग्यता उसमें विकसित होनी है। अध्यापक में वो कार्य होना चाहिए, अध्यापक में वो गुण होना चाहिए, अपनी संप्रेषण की कला उसमें होनी चाहिए कि अपनी बात को ठीक प्रकार से वो प्रस्तुतिकरण करें।
अपनी बात को ठीक प्रकार से छात्रों के समक्ष पहुंचाएं, अपनी बात को छात्रों के ठीक प्रकार समझ में उनकी आ जाए, ऐसे संप्रेषण की योग्यता उनमें विकसित की जाती है। तो शिक्षा की दृष्टि से अगर हम प्रभाव देखें तो शिक्षा में संप्रेषण की योग्यता का भी विकास समय के अनुसार किया जाता है, इसलिए ये भी हमें इसके अंतर्गत माना गया है। शिक्षण व्यूह रचनाओं का प्रयोग और शिक्षण की व्यूह रचनाओं का भी प्रयोग समय समय पर किया जाता है। शिक्षण व्यूह रचनाओं का प्रयोग भी शिक्षण की जो नई नई रचनाएं, नई नई प्रयोग है उसके अंतर किए जाते हैं। आज शिक्षा की दृष्टि से अनेक प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान होते हुए जा रहे हैं, अनेक व्यूह रचनाएं मानी जा रही है, अनेक क्षेत्रों में अनुसंधान किए जा रहे हैं, तथ्यों को इकट्ठा किया जा रहा है, आंकड़ों को इकट्ठा किए जा रहे हैं। उन आंकड़ों के आधार पर हमें कई प्रकार के प्रयोग करने होते हैं, उन प्रयोगों के अनुसार हम निष्कर्ष निकालते हैं और शिक्षण व्यूह रचनाओं के आधार पर उनकी योग्यताओं का विकास हम करते हैं। इसलिए हमें समय समय पर शिक्षण व्यूह रचनाओं का प्रयोग भी हमें करना चाहिए, इनकी योग्यताओं का विकास करना चाहिए। इसलिए शिक्षा अभिमुखताओं का अगर हम देखें, शिक्षक शिक्षा पर बहुत प्रभाव इनके द्वारा देखने को मिलता है। शिक्षण व्यूह रचनाओं का प्रयोग भी हमें इनकी योग्यताओं पर देखने को मिलता है। हमें किस प्रकार की शिक्षण की व्यवस्था देनी है, किस प्रकार विधियों का प्रयोग उसमें करना चाहिए, किस प्रकार नवाचारों का प्रयोग करके करना चाहिए, ताकि इनका प्रयोग हम ठीक प्रकार से कर सके और विकास ठीक प्रकार से कर सके। सृजनात्मक वातावरण का निर्माण की योग्यता, सृजनात्मक वातावरण निर्माण की योग्यता भी इसके अंतर्गत मानी गई है कि जो भी हम सृजनात्मक कार्यक्रम है, छात्रों को ऐसे वातावरण का निर्माण करें कि छात्र स्वयं उस कार्य को करें, नई आगे बढ़ करके वो कार्य करे और नए तरीके से उस कार्य को करे। ऐसे वातावरण हमें उत्पन्न करना है, ऐसे वातावरण का निर्माण करना है ताकि वो सृजनात्मक तरीके से सृजनशील बनकर के उस कार्य को करे और इन वातावरण के अनुसार नई योग्यता हासिल हो। ऐसे जो कार्य नवीन ज्ञान उनको मिले, नई तरीके से कुछ कार्य करने का बीड़ा वो उठाए, नए नए प्रयोग उसमें वो करें, नए अनुसंधान उसमें करें, सृजनात्मक तरीके से उस कार्य को अच्छा बनाने का प्रयास करें। यही हमारे जो शिक्षा अभिमुखता है उनका प्रभाव हमें शिक्षा पर देखने को मिलता है, क्योंकि शिक्षा केवल शिक्षा दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं कि तभी हम अध्यापक शिक्षा का विकास कर सकते हैं, जब तक हम ये प्रमुखताओं पर ध्यान देंगे। तो इनका निर्माण करने के लिए हमें इस प्रकार की बातें हमारे समक्ष आनी चाहिए कि सृजनात्मक वातावरण का निर्माण की योग्यता भी हमें उसमें विकसित की जाती है। तो ये अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रम के अंतर्गत अगर हम देखें तो मैंने कई बातें आपको बताने का प्रयास किया है और हम शिक्षा अभिमुखता में जो प्रभाव है वो देखने के लिए एमएड के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम है मैंने बताने का प्रयास किया, जिसमें छात्र अध्यापकों के व्यवहार में परिवर्तन भी इसके अंतर्गत हम ला सकते हैं। विभिन्न प्रकार से निदानात्मक शिक्षण की व्यवस्था हम उसमें दे सकते हैं, छात्र अध्यापकों प्रयोग की रुचि भी उसमें उत्पन्न करवा सकते हैं और कौशलों का विकास भी हम छात्रों को एक एक कौशलों को लेकर के विकास में करते हैं। कक्षा कक्षा किस प्रकार से प्रबंधन हमारा होना चाहिए, किस प्रकार से हम व्यवस्था कक्षा की दे, ऐसी व्यवस्था और नवीन विधि प्रविधियों के ज्ञान से हमें जोड़ना चाहिए। अध्यापकों को इनका ज्ञान उनको होना चाहिए ताकि वो ठीक प्रकार से विधि प्रविधियों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। ये भी एक योग्यता भी उनमें होनी चाहिए। पुनर्बलन कि कौशल का विकास भी हम उनको करें, ऐसी योग्यता विकास करें, परामर्श प्रदान करने का कार्यक्रम भी करें और समय समय पर छात्रों का निरीक्षण करें ताकि हम उसको परामर्श दे सके, जो गलतियां उनको बता सके। निरीक्षण से पता चल जाता है कि छात्र अमुक छात्र कहाँ गलती कर रहा है, तो ये भी हमें योग्यता कर सकते हैं। शिक्षा में संप्रेषण की योग्यता का भी विकास कर सकते हैं, शिक्षा में व्यूह रचना का भी प्रयोग हम कर सकते हैं और कई प्रकार से सृजनात्मक वातावरण का निर्माण हम कर सकते हैं। ये वीडियो मैंने उस सिलेबस के अनुसार बनाया है। आशा ने पूर्ण विश्वास है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। आप इस वीडियो का प्रयोग देखेंगे और इन योग्यता अभिमुखताओं को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।